तो आनंद राठी वेल्थ वैसे इस कंपनी की ओरिजिनली जो शुरुआत हुई थी 1995 से हुई थी और इस वक्त देश की अग्रणी नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है। और 2019, 2020 और 2021 यानी कि ये जो 3 साल हैं इनमें ग्रॉस कमीशन के बेसिस पर देश में सबसे बड़े जो 3 नॉन बैंक, एक तो बैंक हैं जो वेल्थ प्लानिंग करते हैं और वेल्थ का कारोबार करते हैं, और दूसरे नॉन बैंक, बैंक्स के अलावा दूसरे ब्रोकरेजेस और ग्रुप्स, उनमें और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में आनंद राठी वेल्थ शामिल है। और जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं 31 अगस्त 2021 के, उसके मुताबिक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और 233 रिलेशनशिप मैनेजर हैं, 6,500 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है आनंद राठी वेल्थ में। आइए मेहमानों का स्वागत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्राइस बैंड और इशू की जानकारी। 530 से 550 रुपये इशू साइज़ है, इशू का प्राइस है, माफ़ कीजिएगा। 27 शेयरों के लॉट में रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर बड़े इन्वेस्टर्स जो भी हैं, लॉट साइज़ 27 शेयरों का है। इस मल्टीप्लर में आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा 660 करोड़ रुपए का जो इशू है, इशू की जो साइज़ है वो ऑफर फॉर सेल है। और इस प्राइस पर जो प्राइस बैंड है 550 रुपये का, उस पर लगभग 2290 करोड़ या राउंड फिगर में समझ लें 2300 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन इस कंपनी का बनकर आता है। 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और बहुत लंबे समय बाद मैं आपको बताऊं कि 2 ऐसे मेहमान हैं जिन दोनों का परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। फिर भी एक परंपरा के मुताबिक आनंद राठी साहब हैं हमारे साथ, कंपनी के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, और मैं खुद सीए हूं, और इसलिए मैं ये जानता हूं कि सीए पास करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राठी साहब 1966 बैच में गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, और इंटर और फाइनल दोनों ही एग्ज़ाम में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिरला ग्रुप में काफ़ी लंबे समय तक आप सीनियर टॉप मोस्ट पोजीशंस पर रहे। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका चहेता एक्सचेंज है, जो आप इस स्वरूप में इस वक्त देख रहे हैं, उसे यहाँ तक लाने में और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने में राठी साहब का बड़ा योगदान रहा है। आप 1999 2000 में प्रेसिडेंट रहे और CDSL के डायरेक्टर भी रहे, और अभी आनंद राठी वेल्थ के फाउंडर चेयरमैन तो हैं। इसके अलावा एजुकेशन के कई फील्ड्स में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इन संगठनों के साथ जुड़े हैं। एक और ख़ास मेहमान है हमारे साथ, फिरोज़ अजीज़ साहब, डेप्यूटी CEO हैं वो इस कंपनी के, और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और मैनेजमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है डेरिवेटिव्स और फाइनेंस का। तो मैकेनिकल और फाइनेंस का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन मक्वारी, RBS जैसे कई कंपनियों में आप लंबा काम कर चुके हैं, और इस फील्ड का गहरा अनुभव है आपके पास। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, राठी साहब और फिरोज अजीज साहब, दोनों का धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए। और पहला सवाल इसी पर राठी साहब आपसे पूछना चाहूँगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि चलिए आनंद राठी सिक्योरिटीज़ एक ब्रोकरेज हाउस है और हम सोचते हैं कि ब्रोकिंग का बिजनेस है, लेकिन आप एक अलग आनंद राठी वेल्थ का IPO लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो ये समझाएं सर कि इस कंपनी में जिसका IPO आ रहा है, इसमें किस तरह का बिजनेस मॉडल है, क्या कामकाज आप करते हैं, और इसमें किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हैं। धन्यवाद अनिल फॉर गिविंग वेरी हैंडसम इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। देखिए, हमने शुरुआत की थी स्टॉक ब्रोकिंग ऑपरेशन से, परंतु उसके बाद धीरे धीरे हम दूसरा काम बढ़ाते गए, और 2002 से हम लोगों ने वेल्थ मैनेजमेंट का काम चालू किया। और वो पिछले 20 सालों में ये हमारा एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारा डेवलप हुआ है। और इसमें वेल्थ मैनेजमेंट में जो काम है, हम जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे एक सेगमेंट हमने निश्चित कर रखा है, 5 करोड़ से 50 करोड़ जिनके पास टोटल इन्वेस्टेबल फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनको हम सलाह दे के, उनको बता के कि किस तरह उनका एक अच्छे से रिटर्न, कम रिस्क रखते हुए रिटर्न कैसे लाएं, तो करीब 12-14% की रिटर्न का कैसे वो टारगेट कर सकते हैं, और उसमें हम मदद करते हैं। और ये हमारा मेन काम है। और जैसे आपने बताया 30,000 करोड़ से ऊपर हमारे पास जो लोगों की वेल्थ है, जिसको हम हेल्प कर रहे हैं उनको मैनेज करने में, 30,000 करोड़ के ऊपर पास है, और बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर 3 साल में देखें तो करीब 22-23% की उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक बड़ा हमारा मेन बिजनेस अब उभर के सामने आया है, और इसमें आगे का भी बहुत स्कोप है। आपने बताया राठी साहब कि 5 से 50 करोड़ की अगर आपकी टिकट साइज़ है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें मैनेज करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है वेल्थ मैनेजमेंट? क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, या ओवरऑल प्लानिंग? जरा इसके बारे में एक बार समझाएं, क्योंकि आई एम श्योर
मैं और मेरे जैसे कई सारे लोग वेल्थ मैनेजमेंट के लायक होना चाहते हैं, तो इसलिए वो जानना समझना चाहते हैं। तो सर ये ज़रा बताएं आप। हाँ, इसमें हम लोग जो है जिनके पास इस तरह के फंड है उनको एक हम सजेशन देते हैं कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए इक्विटी में, एसेट एलोकेशन जिसको कहते हैं, इक्विटी में, डेट में या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरह किया जाए, ताकि एक फिरोज भाई फिर बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बना के किया है कि जिसमें कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न आदमी को कैसे मिल सके ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। हम लोगों का नॉर्मली इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी रिकमेंडेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बेसिकली म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर्स जो हमारे मेन दो एरिया के प्रोडक्ट हैं, म्यूचुअल फंड में इक्विटी भी है, डेट भी है, सब मिला के उनका एक एसेट एलोकेशन करके उसको किस अगेन म्यूचुअल फंड है तो कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना, कैसे करना, ये सारी राय हम उनको देके, और जब वो उनसे एग्री कर जाते हैं, एक होलिस्टिक जो प्रपोजल है, हम लोग जब उनका काम करते हैं तो पूरी बैलेंस शीट लेके उनको समझाते हैं भाई आपका इन्वेस्टमेंट में अगर कंसिस्टेंट आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न चाहिए तो किस तरह का एसेट एलोकेशन करना चाहिए। और जैसे मैं बताया 5 से 50 करोड़ का हमारा टारगेट सेगमेंट है, परंतु नेचुरली शुरुआत जो है इवन जिसके पास 10 करोड़ होता है वो हमारे से 1 करोड़ से चालू कर सकता है, कम अमाउंट से चालू कर सकता है। परंतु हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, तजुर्बा, कि जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ अगले सालों में जब अपने हमारे काम से अगर वो खुश हैं और देखते हैं कि भाई सही ढंग से हमारा मैनेजमेंट हो रहा है, तो उनका शेयर ऑफ वॉलेट बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उनका वो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है, धीरे धीरे हमारे थ्रू वो एडवाइस लेके लगाते रहते हैं। परफेक्ट। फिरोज जी, वैसे तो आप हमारे दर्शकों को लगातार म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस के मुद्दों पर रेगुलरली राय देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, लेकिन आज मुझे आपसे कुछ अलग तरह वाले सवाल पूछने हैं। तो ये बताइए कि आमतौर पर आप अपने क्लाइंट से जो कमाते हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज होता है, प्लस आपके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30,000 करोड़ की, उसकी रेगुलर ट्रेलिंग फीस के तौर पर भी इनकम आती है। तो इसमें किस तरह का ट्रेंड है और बाकी इंडस्ट्री के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उसके मुकाबले में आप पर क्लाइंट जो यील्ड कमाते हैं, जो फीस लेते हैं, उसका ट्रेंड बताएं जरा। अनिल जी नमस्कार। आई थिंक जो ट्रेल रेवेन्यू आती है म्यूचुअल फंड से, वो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे क्लाइंट्स की एनएवी बढ़ती है वैसे हमारी ट्रेल फीस बढ़ती है। तो साल दर साल ट्रेल में 10-12% का यूं ही इजाफा हो जाता है, क्योंकि मार्केट भी ग्रो होती है, डेट फंड्स ग्रो होते हैं। सो पॉइंट 1 ये कह रहा हूं कि क्लाइंट और हम दोनों एक साइड पे होते हैं, क्योंकि जैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है हमारी ट्रेल रेवेन्यूज बढ़ती हैं। पॉइंट 2, क्योंकि हम अब लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर हैं लास्ट 15-20 साल से कारोबार करके, तो हमारी जो नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटी होती है, बार्गेनिंग पावर होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए, तो हमें अच्छी यील्ड मिलती है दूसरों के मुकाबले। अब अगर हम देखें तो 0.89% की यील्ड आई थी FY21 की, जो इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन यील्ड मानी जाएगी। दूसरे कंपटीटर्स 0.5, 0.6 पे ऑपरेट करते हैं। 0.4 में ये कहना चाहूंगा अनिल जी, ये जो यील्ड है वो इस पे निर्भर करती है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं कि नहीं है क्लाइंटों के। हमारे जो 66% म्यूचुअल फंड के एसेट्स हैं वो इक्विटी में है, क्योंकि वो एक एसेट क्लास है 10 ईयर 5 ईयर इन्वेस्टर के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। सो यील्ड्स बेहतरीन है, और उसका ट्रेंड अगर हम देखें तो नए एसेट्स भी आते हैं और उनकी जो इजाफा होता है वैल्यूज में, उसकी वजह से काफ़ी ट्रेल रेवेन्यूज बढ़ी हैं, और वही ट्रेंड माना जाएगा आगे भी। आई मीन दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले में अगर यील्ड काफ़ी मजबूत है तो वो आपके लंबे समय के लिए जो अर्निंग की या रेवेन्यू की विजिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। सर राठी साहब, आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। 2018 में भी आपकी प्लानिंग थी IPO लाने की, लेकिन शायद उस समय मार्केट कंडीशंस उतनी ठीक नहीं रही, आपने टाला। तो क्या मैं अब ये समझूं कि यहाँ से मार्केट बहुत बुलिश आपको दिख रहे हैं, सही समय पर आप IPO ला रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं आपके टीवी पे आता रहता हूँ, आपके दर्शकों को बताता रहता हूँ कि मेरे हिसाब से मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अब जैसे बात हो रही है इंडिया की इकोनॉमी की, ये अच्छी नज़र आ रही है, पॉलिसीज़ के मामले में अच्छा हो रहा है। तो यस, आई एम ऑप्टिमिस्टिक ओवरऑल अबाउट द मार्केट, और नेचुरली मैं समझता हूँ कि भाई हमारी ग्रोथ जो है, कंपनी की ग्रोथ पिछली जो ग्रोथ दिखा रही है, तो ग्रोथ तो आगे जाके बनी रहेगी या उससे बढ़ के ही आएगी। अच्छा फिरोज जी, एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस बिजनेस में नॉन बैंक वेल्थ मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनमें तो आप लीडिंग है, अग्रणी हैं, लेकिन ये फील्ड ऐसा है जहाँ आपको कंपटीशन काफ़ी है, प्राइवेट बैंक से भी है
और साथ ही नए नए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज काइंड के भी जो लोग आ रहे हैं। तो एक तो वो, और दूसरा म्यूचुअल फंड में आजकल बड़ा वो चलन भी चल रहा है कि डायरेक्ट प्लान में ही लगा लो पैसा, राइट? क्यों डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना है? तो इन दो जो आपके लिए ये चुनौतियां हैं, इनके सामने आपकी क्या स्ट्रेटेजी, कैसे निपटेंगे सर? यस अनिल सर, जैसे आपने कहा कि काफ़ी कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, बट ये जो 5 to 50 करोड़ की जो सेगमेंट है ना सर, इसमें कंपटीशन हमने सबसे कम देखी है। क्योंकि जो 5 करोड़ वाला क्लाइंट होता है वो डिफरेंट लोगों को 50-50 लाख रुपए देके वो 5 करोड़ का क्लाइंट किसी को नहीं दिखता है, तो उधर अटेंशन इतना नहीं होता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि ऑफ कोर्स बैंक्स भी ये कारोबार करती हैं, बहुत सारे और डिस्ट्रीब्यूटर्स कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, बट बहुत ट्रांजैक्शनल माइंडसेट है। जैसे राठी सर ने कहा कि हमारा होलिस्टिक माइंडसेट है। काफी बार लोग जब जाते हैं एडवाइस करने के लिए यही देखते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, वो कैसे मैं घर ले जाऊं, चेक कैसे ले जाऊं। कोई भी पूरी तरह से प्लानिंग करना नहीं चाहता, कोई उनकी विल बनाना नहीं चाहता, कोई उनके ट्रस्ट बनाने नहीं चाहते। तो अगर हम अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को इतना मजबूत कर ले जो इस सेगमेंट की नीड को एड्रेस कर सके, तो बहुत अच्छा कैचमेंट एरिया हो जाता है, एक नीश क्रिएट हो गई। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑफ कोर्स जो यील्ड्स हैं वो तो बेहतरीन है ही। अनिल जी, आपका सेकंड प्रश्न आई हैव लॉस्ट माय थॉट। जो आजकल जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, और स्पेशली है ना बड़े इन्वेस्टर्स में, कि डायरेक्ट प्लान्स में हम खुद ही लगा लेते ना, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, अच्छा रिकमेंडेशंस इजीली मिल जाती है आपके द्वारा भी, टीवी वगैरह पर भी, तो लोग सोचते हैं क्यों पैसा देना है। तो ये एक जो कंपटीशन है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? जी सॉरी, मेरे वो जहन से उतर गया। नहीं, कोई बात दूसरा सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दो भाग में देना चाहूंगा। पहले तो अगर कोई डायरेक्ट जाना चाहता है तो वो एसेट एलोकेशन शायद ही मेंटेन कर पाता है। अब अगर आप देखें लास्ट ईयर के आंकड़े देखें, लास्ट ईयर एक बेहतरीन साल था, एक एक्सपेरिमेंट, एक ऊपर वाले ने बहुत रिस्क दिया था, तो मार्केट का उतार चढ़ाव हुआ। तो इंडस्ट्री में 40,000 करोड़ इक्विटी फंड्स की बिकवाली हुई एसआईपी आने के बावजूद। बट आनंद राठी के क्लाइंट की पॉजिटिव इनफ्लो हुई इक्विटी में, क्योंकि जब वो बुरा वक्त आता है तो एडवाइजर का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हैंड होल्ड करे अपने क्लाइंट को, जज्बातों को काबू में रखे ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बन सकें। सो द एडवाइजर्स रोल कम्स मैक्सिमम व्हेन एसेट एलोकेशन बिकम्स अ चैलेंज। सेकंड, जो हम 10 स्कीम्स चूज करते हैं 508 में से, 508 स्कीम है, उसमें से 10 स्कीम जो चूज की हैं वो, उसमें हम बहुत फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स यूज करते हैं, नोबेल प्राइज 1 फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 10 स्कीम में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी से 3-4-5% ज्यादा रिटर्न आई है इन 10 स्कीमों की, क्योंकि 508 में से बेहतरीन 10 स्कीम चुनना भी एक टास्क हो गया है। तो और ये जो सेगमेंट है, वैल्यू क्रिएट करो तो पे करने के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर आप जी सर, राठी सर कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी सर। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे फिरोज ने बताया, हमने ये सेगमेंट चुनने का कारण ये कि, और उस सेगमेंट में भी वो लोग जो इस वैल्यू समझते हैं, क्योंकि देखिए आदमी फीस जब भी देता है जब उससे ज़्यादा रिटर्न उसको मिलता है। और हमारा एक्सपीरियंस जितने कस्टमर हमारे जुड़े हैं, हमारे कस्टमर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। इसका कारण ये कि हम लोग जो है जिस तरह की फ़िलासफ़ी हमने वैल्यू प्रोपोजिशन कर रखी है, उसका रिव्यू का सिस्टम है, हमारे स्पेशल प्रोडक्ट का सिलेक्शन का एक रिसर्च, प्रोडक्ट की बड़ी टीम है हमारे 50-60 लोगों की। तो ये जो वैल्यू जो होती है, अल्टीमेटली कस्टमर देखता है कि भाई मेरे को अगर कॉस्ट लग रही है तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है। और जैसे अभी फिरोज ने बताया, पिछले साल में बाकी सब लोगों के रिडीम हुए हैं, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने इक्विटी फंड मान लो रिडीम करवाए होंगे, परंतु हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई, नेट कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, जबकि इंडस्ट्री में नेट रिडक्शन हुआ। तो ये वैल्यू जो है, देखिए कस्टमर आपको कोई भी वैल्यू पैसा देने के लिए तैयार जब होगा कि वो उसका वैल्यू दे सकें, और वही हमारा एक्सपीरियंस है। और इसीलिए हमारे कस्टमर हमारे साथ बने रहते हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ जो है, जो हमारे पास जैसे 1 करोड़ से आता है वो 5 करोड़ हो जाता है, 10 करोड़ होता है। और ऐसे ऐसे कस्टमर हमारे पास जो आज 100 करोड़ 200 करोड़ तक चले गए, जब हमारे पास आए थे 5-10 करोड़ के थे। तो इसका कारण यही है कि भाई आपकी अगर वैल्यू प्रोपोजिशन बराबर हो, आपकी सर्विस बराबर हो, आपकी एक्सपर्टाइज हो, और जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो कोई भी कस्टमर उसमें देने में हिचकेगा नहीं, इफ़ यू कैन एड वैल्यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर देम। एब्सोल्युटली। और इसलिए एक तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके साथ है, और दूसरा ये कि जो स्कोप है इस वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में, बहुत कम प्लेयर्स हैं प्राइवेट बैंक्स को छोड़कर,
और जिन पर पर्सनलाइज सर्विस, और क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ आमतौर पर प्राइवेट बैंक्स में और ब्रोकरेजेस में सबसे जो बड़ा फ़र्क है दीप, वो ये है कि प्राइवेट बैंक्स में कब आपका रिलेशनशिप मैनेजर पता बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये पर्सनलाइज सर्विस है। तो आई एम श्योर राठी साहब और फिरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने अपने कस्टमर्स के लिए अब तक वेल्थ बनाई है, उम्मीद करते हैं आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी उतनी ही बढ़िया, उतनी ही दमदार वेल्थ बनती हुई नजर आए। आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद अनिल, Thank you. थैंक यू।